नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज है। आज शाम प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। आगामी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। परिवर्तन यात्रा की फीडबैक को साझा किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश दौरा भी है। तो आज शाम बीजेपी दफ्तर में एक अहम बैठक होने जा रही है। आगामी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। परिवर्तन यात्रा के फीडबैक को आपस में साझा किया जाएगा। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं, लिहाजा सभी तैयारियों को लेकर भी ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। तो आज शाम प्रदेश कार्यालय में ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है बीजेपी की। कल पीएम मोदी प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं और जो परिवर्तन यात्राओं के साथ बड़े चेहरे निकले थे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से, उन्हें वहां पर क्या फीडबैक मिला, आम लोगों की समस्याएं क्या थी, क्या आम लोगों ने अपनी समस्याओं को इन नेताओं के सामने रखा। तो अलग अलग दिशाओं से निकले ये नेता अब एक जगह इकट्ठा होंगे, आपस में बैठकर जनता से मिले फीडबैक को साझा करेंगे और ये सारा फीडबैक जो है आने वाले इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आने वाला है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कल पीएम मोदी प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, उसकी तैयारियों को लेकर भी आज प्रदेश कार्यालय में शाम को ये अहम बैठक होने जा रही है। और इस बैठक में तमाम राजस्थान से जुड़े बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है आज शाम प्रदेश दफ्तर में यह बैठक होने जा रही है। अब चूंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं, तमाम तैयारियों में लग चुका है। आने वाले कुछ ही समय के अंदर आचार संहिता लागू होने वाली है और इसके बाद पूरी तरीके से राजस्थान में, हालांकि ये मौसम शुरू हो चुका है, चुनावी मौसम शुरू हो चुका है और सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगाने वाली है इन विधानसभा चुनाव में। और इसी को लेकर बीजेपी जो है वो आज शाम को महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। और राजधानी जयपुर से खबर, चुनाव से पहले कांग्रेस में अहम नियुक्तियां हो रही हैं। सेंट्रल वॉर रूम के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। शशिकांत सेंथिल को वॉर रूम का अध्यक्ष बनाया गया। लोकेश शर्मा, जसवंत गुर्जर, कैप्टन अरविंद सह अध्यक्ष। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। इसमें शशिकांत सेंथिल को वॉर रूम का अध्यक्ष बनाया गया है। तो चुनाव की जबरदस्त तैयारियां सभी राजनीतिक दलों की। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी किए हैं। सेंट्रल वॉर रूम के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आदेश, चुनाव से पहले कांग्रेस में अहम नियुक्तियां होने जा रही हैं। सेंट्रल वॉर रूम के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। सेंट्रल वॉर रूम के अध्यक्ष शशिकांत सेंथिल को बनाया गया है और लोकेश शर्मा, जसवंत गुर्जर, कैप्टन अरविंद को सह अध्यक्ष बनाया गया है। एआईसीसी से ये निर्देश जारी हो चुके हैं। केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी किए हैं। तो ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। और प्रदेश को वंदे भारत ट्रेन की एक और सौगात। उदयपुर जयपुर वंदे भारत का शुभारंभ आज होगा। पीएम मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन का चित्तौड़गढ़ स्टेशन पहुंचने पर स्वागत किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। तो राजस्थान की चौथी वंदे भारत राजस्थान को मिल चुकी है और उत्तर पश्चिम रेलवे की ये तीसरी वंदे भारत है। आज इसका
आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया जा रहा है। चूंकि इसका एक ट्रायल रन पूरा हो चुका है और आज इसका उद्घाटन होगा। उदयपुर से ये ट्रेन जयपुर पहुंचेगी और कल यानी कि 25 सितंबर से इसका नियमित संचालन शुरू हो जाएगा। ट्रेन का चित्तौड़गढ़ स्टेशन पहुंचने पर सांसद सीपी जोशी स्वागत करेंगे। ये उस वंदे भारत की तस्वीर है जो उदयपुर से जयपुर के बीच में चलाई गई है। समय इसका लगभग जयपुर से उदयपुर के बीच में 5 घंटे पहुंचने का बताया जा रहा है और ये चौथी वंदे भारत राजस्थान को आने वाले समय में माना जा रहा है कि शहरों के बीच में, 2 छोटे शहरों के बीच में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत को बढ़ावा मिलेगा। पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं चित्तौड़गढ़ से, उनसे बात करते हैं। पीयूष, उदयपुर वासियों में कितना उत्साह है पहली वंदे भारत को लेकर? उदयपुर के लिए पहली। जी देखिए, उदयपुर जयपुर जो वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है, सौगात जो मिली है, वो लाभान्वित तो साबित होगी। क्योंकि चित्तौड़ से जयपुर का जो सफर होगा वो 4 घंटे में तय हो जाएगा। आज पीएम जो है वर्चुअल इसका उद्घाटन करेंगे और चित्तौड़गढ़ में भाजपा के जो है सीपी जोशी, वो उनके नेतृत्व में यहाँ पर ट्रेन का स्वागत किया जाएगा। यहाँ पर रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। निश्चित रूप से ये जो ट्रेन है वो यात्रियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी, वंदे भारत एक्सप्रेस। जी पीयूष, आपने बताया कि 4 से 5 घंटे में ये यहाँ पर पहुंचेगी। चूंकि जिस भी क्षेत्र में या जिस जिले के जो है अंदर वंदे भारत मिली है, वहां के लोगों में काफी उत्साह है। बहुत बार इन ट्रेनों के साथ सेल्फी खींचते हुए भी नजर आते हैं और कहीं ना कहीं समय भी ये ट्रेन जो है वो दूसरे यात्रियों का बचाएगी। इसको लेकर बातचीत हुई आपकी रेलवे अधिकारी में कार्यरत है या आम लोगों से ट्रेन को लेकर? जी देखिए, आम लोग जो हैं उनमें काफी उत्साह है, क्योंकि सफर जो है वो बहुत कम समय में, पहले जो सफर हुआ करता था 7 से 8, वो अब 4 घंटे में तय हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के क्षेत्रवासी है, वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ट्रेन के आने पर वो उसका जोरदार भव्य स्वागत भी करेंगे और आज जो है कई जो यात्री है फ्री यात्रा भी करेंगे, तो उसको लेकर भी काफी उत्साह है। और निश्चित रूप से ये लगातार जो प्रतिदिन जो ट्रेन चलेगी उसमें जो सफर करने लोग हैं उनमें भी काफी उत्साह रहेगा, क्योंकि उनका समय की जो है वो बचत होगी। जानकारी के लिए शुक्रिया पीयूष। और बाड़मेर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर देतानी स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हादसे में स्कूल के प्रिंसिपल और एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं स्कूली बच्चों सहित 27 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से 3 गंभीर घायलों को जोधपुर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बच्चे और स्टाफ रानीवाड़ा में आयोजित क्लस्टर स्तरीय बैंड प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गए थे और प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर देतानी लौट रहे थे। तभी सड़क किनारे खड़े ट्रक से उनकी बस टकरा गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। तो ये बाड़मेर में एक दर्दनाक सड़क हादसा, बच्चों की स्कूल थी, एक कंपटीशन में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। क्योंकि प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए गए थे तो बच्चों के साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद थे। एक बच्ची और प्रिंसिपल की मौत हो चुकी है। 27 बच्चे इसमें घायल हुए हैं, 3 ज्यादा गंभीर हैं। उन्हें जोधपुर के लिए रेफर कर दिया गया, बाकी का इलाज जारी है। बेहद दर्दनाक सड़क हादसा। ये तस्वीरें और ये खबर डीडवाना से। मेगा हाईवे पर 2 ट्रकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद ट्रकों में भीषण आग लग गई। आग में जलकर एक ट्रक चालक की मौत हो गई, दूसरे ट्रक चालक ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचा ली। आग से ट्रक के केबिन पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। लोगों ने आग पर काबू पाया, फिर दमकल को बुलाया। ये तस्वीरें उस जलते ट्रक की डीडवाना में। गाड़ी स्टार्ट करी, तुरंत पुलिस ने फोन करियो, आग वाली गाड़ी ने फोन करियो।
तुरंत अटार कोशिश करी बारह काटवा की, एक आदमी माँ हुई वास्ते बिन काटवा की कोशिश करी, लेकिन आग घनी आग पकड़ मिली भी वास्ते बारह निकले को नहीं। और गाड़ी पुलिस उलिस ने फोन कर पुलिस ही आ गई और पब्लिक हुई, लेकिन गाड़ियाँ निकली नहीं वास्ते दमकल आया बाद के माँ नहीं आग बुझी। और इसी खबर पर महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ गए, हमारे नागौर संवाददाता। महेंद्र, क्या अपडेट इस हादसे को लेकर? देखिए, ये घटना डीडवाना क्षेत्र का जो मेगा हाईवे है वहाँ निमोद गांव के पास की है। दो ट्रकों के बीच भिड़ंत हुई और उसके बाद दमकल को सूचना दी गई, लेकिन दमकल देरी से पहुंची और इस दौरान तक जो चालक है वो ट्रक में फंसा हुआ था और जलने से उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रतापपुरा केकड़ी निवासी सुरेंद्र पाल के रूप में हुई है और जो दूसरे ट्रक में सवार दो चालक और खलासी था वो दोनों कूद गए और उन्होंने अपनी जान बचा ली। खलासी हालांकि हल्का झुलसा है, लेकिन एक ट्रक में सवार सुरेंद्र पाल ट्रक में और वो अपनी जान नहीं बचा सका क्योंकि दमकल देरी से पहुंची। स्थानीय लोगों ने प्रयास तो किए, लेकिन आग भीषण थी तो दमकल को सूचना दी गई। जी महेंद्र, ट्रकों के मलबे को हटा लिया गया हाईवे से? बिल्कुल, पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी और मेगा हाईवे होने के चलते तत्काल पुलिस पहुंची और क्रेन वगैरह की मदद से रास्ते से ट्रकों को हटाया गया और जो आवाज वो भी सुचारू चल रहा है। स्थानीय जो निमोद के सरपंच सहित गांव के लोग हैं वो भी मौके पर पहुंच गए थे और सारी व्यवस्थाओं को सही करवा दिया और जो मृतक का शव है वो अस्पताल पुलिस ने पहुंचा दिया है। जी महेंद्र, जानकारी के लिए धन्यवाद। खातोली पार्वती नदी में उफान आ चुका है। पुल पर 4 फीट पानी की चादर चल रही है। पिछले 12 घंटों से राजस्थान और एमपी के बीच संपर्क कट चुका है। स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर ग्वालियर मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। वाहनों की लंबी कतारें यहां पर देखी जा रही हैं। तो खातोली पार्वती नदी उफान पर है और ये तस्वीरें उस नदी की जिसमें 4 फीट ऊपर तक पानी आ चुका है और पिछले 12 घंटों से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सड़क मार्ग से संपर्क कट चुका है। स्टेट हाईवे 70 जो कि श्योपुर ग्वालियर मार्ग है वो रुक गया है और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं क्योंकि पुल के ऊपर से ये पानी बह रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और यहीं से वो गाड़ियां गुजरती हैं, इसलिए एहतियातन दोनों तरफ से वाहनों को रोक दिया गया है। पिछले 12 घंटे से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में आवाजाही सड़क मार्ग से बंद है। ये तस्वीरें कोटा से खातोली पार्वती नदी है। ये इस नदी के ऊपर बना हुआ पुल जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान को आपस में जोड़ता है सड़क मार्ग के जरिए। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, अब क्या अपडेट है? 12 घंटे हो चुके हैं सड़क मार्ग से दोनों राज्यों का संपर्क कटे हुए, क्या बहाल कर दिया गया है? देखिए, लगातार जो इटावा और आसपास का इलाका और मध्य प्रदेश में जो बारिश हो रही है उसके बाद में जो खातोली में पार्वती नदी है उस पर उफान आ गया है। 4 फीट की चादर चल रही है। 12 घंटे से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में संपर्क कटा है। मोटे तौर पर स्टेट हाईवे 70 यहाँ से गुजरता है। श्योपुर ग्वालियर का जो पूरा मार्ग है वो फिलहाल अवरुद्ध हो गया है। वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है क्योंकि एकाएक बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। रुक रुक करके जो बारिश हो रही है उस सबके बाद में नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। इन सबके बीच में जो चंबल की झरेर पुलिया है उस पर भी 7 फीट पानी है और 12 सवाई माधोपुर मार्ग जो है वो भी फिलहाल बंद है। तो लगातार बारिश के बाद में ये जो पूरा इलाका है वो न केवल पार्वती बल्कि चंबल, कालीसिंध, ये तीनों नदियों से घिरा हुआ है और तीनों की तीनों नदियों का संगम यहाँ पर आकर के होता है। ऐसे में तीनों नदियों का जो जलस्तर है वो फिलहाल
बढ़ा हुआ है और ऐसे में खातौली जो पार्वती नदी है उस पर 4 फीट का चादर चल रही है और ऐसे में ये पूरा की पूरा जो रास्ता है बीते 12 घंटे से बंद है। मोटे तौर पर अब जब बारिश का दौर पूरी तरह से थमेगा, पानी का जो जलस्तर है वो नीचे होगा, जिसके बाद में ही कहा जा सकता है कि आवागमन दोबारा से शुरू हो पाएगा, दोबारा से आवाजाही शुरू हो पाएगी वाहनों की। हिमांशु, जाम को कैसे संभाला जा रहा है? दोनों तरफ जाम लगा है। देखिए, दोनों तरफ से, क्योंकि आने जाने के लिए ये खातौली की जो पार्वती की पुलिया है वो एक मात्र मार्ग है और जब इस पार्वती की पुलिया पर लंबा जाम है तो जो खातौली थाना पुलिस है वो मौके पर है। कोटा ग्रामीण की तरफ से पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश पुलिस है। जो ट्रैफिक है उसको रोका जा रहा है वहीं पर ही, या कुछ जो लोग हैं वो टर्न होकर के वापसी का जो रुख है वो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मोटे तौर पर माना जा रहा है कि कुछ वक्त और लग सकता है। जब पानी का दौर थमेगा उसके बाद ही यहाँ पर पार्वती नदी से उफान कम होगा और आवाजाही फिर से एक बार शुरू हो पाएगी। हिमांशु, शुक्रिया जानकारी के लिए। और ये खबर राजधानी जयपुर से, गिरधारीपुरा प्रोजेक्ट पर खूनी जंग। रवि सूर्या बिल्डर ग्रुप के प्रोजेक्ट पर खूनी जंग। ग्रुप के लोगों में लाठी भाटा और सरियों से लड़ाई हुई। मारपीट में 4 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। मामले पर ग्रुप के संचालकों ने चुप्पी साध ली है। अभी बिल्डर ग्रुप के मजदूरों ने काम का बहिष्कार कर दिया है। घटना से पूरे इलाके में जबरदस्त तनाव बन गया है। अभी तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है। तो गिरधारीपुरा प्रोजेक्ट में यह खून खराबा हुआ है। और राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राकेश, तफसील से बताइए क्या है ये पूरा मामला? देखिए, देर रात ये बड़ा विवाद जो रवि सूर्या ग्रुप का प्रोजेक्ट है इस पर हुआ है और इसमें जबरदस्त तरीके से लाठी भाटे जंग चले हैं और 2 लोगों के सिर में होके सरिया निकलने की बात सामने आ रही है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। चोट कई लोगों को लगी है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको इमरजेंसी में जो है भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। आसिफ, यहाँ ये बताना चाहूंगा कि इसी प्रोजेक्ट पर लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जो स्थानीय पुलिस है वो किसी तरीके से इस मामले को हमेशा से नजरअंदाज करती रही है। आज भी पूरे इलाके में तो यहाँ पर मजदूर और बाहरी लोग लाठी डंडे सरिये लेकर के घूम रहे हैं और तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन अभी तक पुलिस ने सुध नहीं ली है। जबकि बड़ी संख्या पर, सैकड़ों की तादाद पर जो लोग हैं वो रवि सूर्या ग्रुप के प्रोजेक्ट के बाहर खड़े हैं और उनके हाथ में लाठी डंडे सरिये हैं। पूरा आबादी वाला इलाका है और इस इलाके में लोगों में डर है कि क्योंकि आए दिन जिस तरह की घटना यहाँ पर ये झगड़ा हुआ क्यों? रवि सूर्या ग्रुप का झगड़ा इन मजदूरों के साथ या इन लोगों के साथ हुआ क्यों? वजह क्या थी? मैंने रवि सूर्या ग्रुप के जो मैनेजर हैं और जो इनके जिम्मेदार लोग हैं उनसे मैंने बात की, लेकिन अभी तक वो पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं कि क्या किसी के विवाद को लेकर, किसी लेन देन को लेकर, विवाद को लेकर हुआ है या मजदूरों में आपसी झगड़ा हुआ है। क्योंकि रवि सूर्या ग्रुप ने हाल ही में जो जितने उनके निवेशक हैं उनको 2-2, 3-3 लाख के अतिरिक्त नोटिस थमाए हैं। तो एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके अलावा ग्रुप के मालिकों ने जो निवेशक हैं उनसे और ज्यादा पैसा मांगा है। तो बड़ी तादाद में निवेशक भी नाराज थे, तो उन निवेशकों की तरफ से भी झगड़ा हो सकता है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि झगड़ा क्यों हुआ है, लेकिन विवाद बहुत बड़ा है, तनाव है और पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है और ना ही जो रवि सूर्या बिल्डर ग्रुप का जो मालिक है या उनके संचालक हैं इस फसाद को शांत करवाने के प्रयास। आपने बताया कि इस ग्रुप में अब तक इस झगड़े के अंदर इससे पहले आधा दर्जन से ज्यादा जो है वो मौतें हो चुकी हैं। पुलिस इस पे कुछ कर नहीं रही है, तो क्या माना जाए? पुलिस की ये शिथिलता, पुलिस की उदासीनता की क्या वजह मानी जाए? क्यों पुलिस जो है लगातार हो रहे इन झगड़ों के ऊपर लगाम नहीं लगा रही है? बिल्कुल, देखिए आसिफ, चूंकि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये अनियमित तरीके से बन रहा है। यहाँ पर इन्होंने सेक्टर रोड दिखाए हुए हैं 100 फीट के, तो नियमानुसार तो इस बिल्डर ग्रुप का काम रुकवा देना चाहिए था। लेकिन चूंकि जब जब शिकायत जाती है पुलिस कभी कार्रवाई नहीं करती। अब से पहले लगभग आधा दर्जन जो मौतें हुई हैं उस मामले में भी पुलिस ने चुप्पी साधे रखी। बिल्डर ग्रुप पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे इलाके में और लोगों में एक। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और राजधानी जयपुर से ये खबर, हनुमान बेनीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की पीसी है। पार्टी की गतिविधियों को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे, जनहित के मुद्दों को लेकर भी पीसी करेंगे।
और महेश धादिच हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। महेश, हनुमान बेनीवाल की पीसी है, कौन से जो वो मुद्दे हैं आने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को, जिसको लेकर वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं? देखिए, तीसरे मोर्चे में सबसे प्रमुख भूमिका जो है वो आरएलपी जो है वो अपनी निभाती रही है और पिछले चुनाव में भी देखने को मिला। और इस बार जो है एक मजबूती के साथ में आरएलपी जो है वो अपनी यहाँ पर दर्ज कराने वाली है और इसे लेकर पार्टी अपनी तैयारियां जो है वो जोर शोर से कर रही है। हाल के दिनों में युवाओं के बीच में खासतौर पर छात्र संघ चुनाव के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने अपनी सक्रियता निभाई है और उसके साथ ही जो अब पार्टी है उसको एकजुट करने का और साथ में सभी सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का जो इरादा दमखम जो है वो अपना दिखाया है और साथ में ऐलान किया है कि पार्टी है वो दोनों ही जो दल हैं बीजेपी और कांग्रेस उनको पसीने छुड़ाएंगी। हालांकि अभी इस बारे में जो है अभी गठबंधन को लेकर के पूरी तरह से कोई स्पष्ट चीजें यहाँ पर सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी अलग अलग तरीके के जो कयास है वो यहाँ पर लगाए जा सकते हैं कि बेनीवाल जो है इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ आज जो महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसमें विभिन्न मसलों पर चर्चा होगी। पार्टी की जो आगामी कार्य योजना है, रणनीति है, उसको लेकर के चर्चा होगी क्योंकि अब चुनाव में काफी कम समय वक्त जो है वो बचता जा रहा है और कभी भी जो है जिस तरह से आचार संहिता का भी ऐलान होने वाला, तो उससे पहले पार्टी अपनी महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उसको लेकर के जो है अपने आज सामने रख सकती है मीडिया के समक्ष में और किस तरह के अभियान के साथ में चुनावी अभियान की जो शुरुआत है वो यहाँ पर करेगी। और उससे लेकर के हनुमान बेनीवाल का आज क्या ऐलान होता है वो देखने वाली बात है क्योंकि कल किस तरह से प्रदेश में राहुल गांधी का दौरा रहा है और राहुल गांधी ने भी कई बातें कही हैं, उसे लेकर के भी जो रिएक्शन है तीसरे मोर्चे का आरएलपी का वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिल सकता है। साथ में हनुमान बेनीवाल जो है वो बड़े ऐलान जो है वो कर सकते हैं, कई आरोप जो है वो भी लगा सकते हैं क्योंकि पिछली सभाओं में देखने को मिला कि उन्होंने लगाए थे और उसमें उनके आरोपों पर जो है सचिन पायलट कहीं न कहीं निशाने पर रहे थे, तो देखने वाले। जी, मैं जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।